हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भारतीय प्रधानमंत्री के विषय में बताएंगे। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के विषय में मुख्य बातें क्या है, परीक्षा में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके विषय में बताएंगे। तो आज हम आपको बहुत दिन बाद अपना वीडियो लेके आए हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। टीजीटी पीजी की वैकेंसी भी आ चुकी है और जीएस के लिए भी प्रधानमंत्री का जो पद है वह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। टीजीटी पीजीटी जो राजनीतिक व्यवस्था के पॉलिटी के छात्र हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा इस बीच हम वीडियो नहीं दे पाए, गर्मी की छुट्टी हो गई थी, हम भी थोड़ा व्यस्त हो गए थे, तो अब समय आ गया है। पूरा टाइम जो है हम आपको लगातार वीडियो देते रहेंगे। हमने आपको भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति तक लगभग हर बिंदुवार आपको कायदे से बताया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम आपका अगला टॉपिक प्रधानमंत्री, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर, भारतीय संविधान में जो पीएम का पद है, प्रधानमंत्री का, प्राइम मिनिस्टर का, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। एक दो प्रश्न जो है इसमें पूछे जाते हैं, एग्जाम में एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, उनके शक्तियाँ, उनकी शपथ या उनके संबंध में जो अनुच्छेद 74 और 75 जो अनुच्छेद है इनके विषय में आर्टिकल जो है, ये दोनों जो आर्टिकल हैं इनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, सब पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। मुख्य रूप से आप समझिए कि इस टाइम टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी आई, फॉर्म पड़ रहा है, एग्जाम बहुत जल्द ही होगा और उस एग्जाम में जो पॉलिटी के छात्र हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो हमारा वीडियो स्पेशली आपको जीएस भी कवर कराएगा, टीजीटी पीजीटी में जो भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम पूरा फोकस करेंगे। तो हम प्रधानमंत्री की नियुक्ति, उनकी शक्ति, उनके वेतन, उनके शपथ, इस सब चीज़ों, अनुच्छेद 74 75 इस सबको पहले वीडियो में कवर कर रहे हैं। उनकी शक्तियाँ, कुछ स्टेटमेंट, जैसे टीजीटी पीजीटी में, जीएस में तो बहुत कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन टीजीटी पीजीटी में स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, तो स्टेटमेंट और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं इसको हम दूसरे वीडियो में आपको देंगे। तो चलिए, हमारा वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। पॉलिटी का प्रधानमंत्री का वीडियो है और इसके पहले हमने भारतीय संविधान के शुरुआत से लेकर उनकी प्रस्तावना, उनकी विशेषताएँ, उनके स्रोत और इस तरह से भाग 1 से लेकर राज्य, नागरिकता, मौलिक अधिकार, निर्देशक, इस तरह से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, हमने काफ़ी कुछ आपको बताया है। अभी भी जाकर हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं और हमारे चैनल जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर आल पे क्लिक कर लीजिए जिससे सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, प्रधानमंत्री से मुख्य रूप से आप समझिए कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसमें क्या क्या मूल बातें हैं और किस तरह से प्रश्न बनता है, आसानी से आप समझ लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अनुच्छेद 74, आप अनुच्छेद 74 समझ लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है, कितना भी छोटा एग्जाम हो, कितना भी बड़ा एग्जाम हो, आर्टिकल 74 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं, यहीं से आपकी व्यवस्था क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री से संबंधित जो नियुक्ति संबंधित वीडियो है वो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। 2 वीडियो में जो हमारा प्रधानमंत्री का पूरा पद कवर होगा उसमें जो है कि मुख्य रूप से 74-75 का महत्वपूर्ण रोल है। देखिए, इसमें जो पूछता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। जिसका मुखिया कौन होगा? जिसका मुखिया जो है वह प्रधानमंत्री होगा। ये समझ लीजिए, यही प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, या राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74-74 में है। अब आप एक चीज को ध्यान से समझिए कि किसी सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। तो मंत्रिपरिषद क्या है?
मंत्रियों का एक समूह है, जितने मंत्री होते हैं, और मंत्रिमंडल होता है, कुछ खास मंत्री होते हैं। तो इसका हम अभी आपको जब मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल बताएंगे तो मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिमंडल क्या है, दोनों में अंतर क्या है, इसका हम अलग से स्पेशली वीडियो आपको देंगे कि मंत्रिपरिषद क्या है और मंत्रिमंडल क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो आप समझिए कि मंत्रिपरिषद, लेकिन अब इसमें कुछ चीजें और जानते चलिए। ये सीधे सीधे आप कर लीजिए कि राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है, मंत्रिपरिषद। ये प्रश्न बनता है, यहाँ ही आपको ध्यान देना है। लोग कहते क्या है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन देता है, विकल्प दे देगा कि मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, इस तरह से विकल्प बनाते हैं। बस आपको ध्यान देना कि मंत्रिपरिषद होगा, प्रधानमंत्री नहीं लगाइएगा, सीधे सीधे लिखा है मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री पद की उत्पत्ति यहीं से हो जाती है। भाई जब राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, उसका मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री। तो इसी मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है उसी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, यहीं से प्रधानमंत्री की उत्पत्ति हो जाती है। अभी हम और डिटेल्स बताएंगे, पहले आप आर्टिकल समझ लीजिए। तो अगर सलाह देने का अनुच्छेद पूछता है 74, राष्ट्रपति की सलाह कौन देता है, मंत्रिपरिषद, स्पष्ट, नो कंफ्यूजन। और आगे फिर इसका मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री। अब देखिए आर्टिकल 75 आप समझिए, अनुच्छेद 75 में आपको 3 चीजें समझनी है। इसमें आपको 3 चीजें समझनी है, ए, बी और सी। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, कभी कभी जो है उसमें ABC या 1 2 3 करके भी पूछता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, हमारे पीएम की नियुक्ति कौन करता है, पीएम की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। पीएम की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की। जो अन्य मंत्री हैं, अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। समझते चलिए। और सलाह किसकी होती है, हमारे पीएम की। ये आप ध्यान से समझिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, सीधे प्रश्न आता है तो आप लगाइए राष्ट्रपति। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, सीधे प्रश्न आएगा, लगाइए आप राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, सबकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और इसमें बस ध्यान देने की चीज है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अन्य मंत्री की नियुक्ति सलाह लेता है किससे, प्रधानमंत्री से। प्रश्न पे आप जाइएगा कि सलाह पूछा है कि नियुक्ति पूछा है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है किसकी सलाह पर करता है, या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है, तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। अब यहाँ प्रधानमंत्री की उत्पत्ति हुई और यहाँ इनकी नियुक्ति हुई। अब मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, कि मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद, ये भी प्रश्न है, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, पद धारण करता है। आप समझिएगा कि जो मंत्रिपरिषद है वो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक बने रहते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ बातें हैं कि वह जब चाहे तभी प्रधानमंत्री को नहीं हटा सकता है। इसके लिए अभी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। यह प्रश्न पूछता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो राष्ट्रपति के। किस अनुच्छेद में है, 75B में, या 75 जैसे A1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 75(2). अब सभी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, मतलब सभी सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। इस पे आप समझिए। प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, आइए से लेकर छोटे छोटे एग्जाम में पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोग
उसमें दे देगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अब आदमी जाएगा, सोचेगा राष्ट्रपति, नहीं ध्यान दिया तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर प्रदान करता है, उसी पर उत्तरदायी होगा, राष्ट्रपति थोप दिए, गलत हो जाता है। तो सीधे सीधे आप लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। कभी कभी ये जोड़ा लग एक सही दो सही इसमें भी पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सी बातें सही है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति प्रसाद प्रदान करते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के पर बने उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें कुछ परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन ये तीनों लाइन आपको एकदम कंठस्थ होनी चाहिए। अब आप समझिए, अनुच्छेद 74 ही प्रधानमंत्री पद का जन्म देता है। जितने हमारे पूरा मंत्रिमंडल है उसके मुखिया की बात करता है, तो मुखिया के लिए फिर हमारा राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है, मंत्री की नियुक्ति करता है, फिर इससे पूरा सिस्टम चलता है। अब आप समझिए कि मुख्य रूप से आप इसमें बात और समझिए कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अब सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्यकारी है कि नहीं है, इसमें बाध्यकारी है कि नहीं है, इसमें थोड़ा आप समझ लीजिए। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, समझ लीजिए, इसकी चर्चा करते चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए या प्रश्न बनता है तो आप इतना जानते रहिए तो आप हल कर लेंगे। मुख्य चीज क्या जानिए कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अब राष्ट्रपति उस सलाह को यदि मान लेता है, ठीक है, और नहीं मानता है, अगर उसको पुनर्विचार के लिए वापस कर देता है कि मंत्रिपरिषद के लिए फिर से पुनर्विचार करे, और मंत्रिपरिषद यदि पुनर्विचार करके उसको वापस कर देती है, चाहे वे संशोधन करे और चाहे न संशोधन करे, तो राष्ट्रपति को बात मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इस बात को आप समझिए। अभी इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे कि अगर प्रश्न बनता है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? मंत्रिपरिषद। क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? हाँ, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन मानने के लिए बाध्य है। जैसे मंत्रिपरिषद कोई सलाह राष्ट्रपति को भेजी और राष्ट्रपति सोचा कि नहीं, ठीक नहीं, इसमें थोड़ा संशोधन होना चाहिए, वह फिर मंत्रिपरिषद के पास गया। मंत्रिपरिषद अगर उसमें विचार किया संशोधन होने योग्य है तो संशोधन किया, और संशोधन होने योग्य नहीं है तो वैसे भी वापस कर दिया, तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। तो इसलिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। बस राष्ट्रपति केवल उस पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है कि भैया एक बार आप फिर से विचार कर लीजिए। ये अब आपका स्पष्ट हो गया होगा। 74-75 नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद नियुक्ति, किसके प्रसाद प्रदान करते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और मंत्रिपरिषद उनकी सलाह देती है, दोबारा सलाह देने पर उसको मानना पड़ता है। अब देखिए, अब अगर इसको आप समझ गए हैं तो आप समझिए कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली है। कौन सी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है। अब आप समझिए, ये भी मुख्य प्रश्न है कि कौन सी शासन प्रणाली है? संसदीय। देखिए, आपका टीजीटी, पीजीटी, पीएलटी और आपके जीएस और हायर एजुकेशन में भी जो पॉलिटी के छात्र हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे पॉइंट का प्रश्न आता है। अगर थोड़ा बड़ा भी प्रश्न करता है, घुमाता भी है, लेकिन आपको पॉइंट क्लियर है, तभी उसको हल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हल कर पाएंगे, नहीं तो उसको आप नहीं हल कर पाएंगे। अब आप समझिए, इसमें होता है कि एक राज्य का प्रमुख होता है, एक सरकार का प्रमुख होता है। आप समझिए, संसदीय शासन प्रणाली है। अब हमारा जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ये नाम मात्र की कार्यपालिका है। कैसी है? नाम मात्र की कार्यपालिका है। ये नाम मात्र की कार्यपालिका है। अब आप समझिए कि ये नाम मात्र जैसे तो नहीं करे, नाम मात्र के हैं, तो ये वास्तविक है। जैसे कहते नहीं करे मालिक तो है लेकिन नाम मात्र के हैं, तो मालिक तो है लेकिन नाम मात्र के हैं। इसको कहते हैं
डी जीरो एग्जीक्यूटिव, मतलब डी जीरो एग्जीक्यूटिव मतलब होता है कि नाम मात्र के हैं, और हमारा जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री वास्तविक होता है। अब आप समझते चलिए वास्तविक कार्यपालिका होती है, वास्तविक कार्यपालिका होती है, मतलब डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव। यहाँ से आपको काफी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति, नाम मात्र कौन है? राष्ट्रपति। वास्तविक कौन है? हमारा प्रधानमंत्री, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ये वास्तविक है। कहने का मतलब है, कहते नहीं है कि नाम मात्र के मालिक हैं, ये सही मालिक ही हैं। पता लगा घर में दो लोग हैं, जिसके पास पावर है, सब कुछ है, सब काम डील कर रहा है, वही वास्तविक है। और जो बैठा है उसको एक चोला पहना दिया गया है कि आप भैया बैठे रहिए, दिखाने के लिए मालिक हैं। तो कहने का मतलब है कि नाम मात्र के हैं, वास्तविक। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। डी जीरो एग्जीक्यूटिव कौन है? डिफैक्टो। नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है? वास्तविक। ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब इसके क्लियर होने के बाद आप समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 74 से उत्पत्ति हुई, 75 में नियुक्ति हुई, और राष्ट्रपति हमारा नाम मात्र का है और ये वास्तविक। एक प्रश्न और बनता है कि राज्य का मुखिया कौन होता है? तो राज्य का मुखिया हमारा, राज्य का मुखिया मतलब हमारे राज्य का लिखा है, राज्य का या देश का मुखिया कौन है? राज्य या देश का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। और सरकार का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। सरकार का मुखिया। वैसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए कि वह मुखिया होता है, लेकिन सरकार का मुखिया ये होता है। तब पूछे कि राज्य या देश का मुखिया कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति। भाई नाम मात्र वास्तविक शक्ति है, भाई इसकी नियुक्ति करता है, तो इसका मतलब है कि इसको दिया गया है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था, भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति यही करता है, तो इनसे बड़ा तो हुआ ही, सब कुछ है, मुखिया है राज्य का, लेकिन सरकार चलाता है प्रधानमंत्री, सरकार का मुखिया ये हो गया। ये बातें आपकी स्पष्ट हो गई होंगी। तो अब आपको अगर इतना स्पष्ट हो गया है, तो अब आपको प्रधानमंत्री को समझने में दिक्कत ही नहीं। आर्टिकल 74, 75 डी जीरो डिफैक्टो, और उसके बाद हमारा जो है नाम मात्र का, वास्तविक, और राज्य का मुखिया, सरकार का मुखिया, इतना क्लियर हो गया तो आप समझ लीजिए कि अब आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब हम आपको प्रधानमंत्री की नियुक्ति, उसके नियुक्ति संबंधित मुख्य बातें, उनकी शपथ, उनका कार्यकाल, उनका वेतन इस वीडियो में बता दे रहे हैं। स्पष्ट है, कुछ आपका स्पष्ट हो जाएगा। अगले जस्ट वीडियो में कुछ कोटेशन, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, और कुछ मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री हुए हैं या परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा कर लेंगे। कंप्लीटली आप टीजीटी पीजीटी की एग्जाम देने जा रहे हैं। हमारा 2 वीडियो आधे घंटे का है। आपका प्रधानमंत्री से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, पीएम की नियुक्ति, सीधे सीधे आप जानिए कौन करता है? राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? 75। और उसमें अगर 1-2 कर दिया है तो 1 कर दीजिए, सीधे 75 दिया, 75 कर दीजिए। अब समझिए यहाँ, अब कुछ बातें समझ लीजिए कि अगर सीधे सीधे प्रश्न पूछे नियुक्ति राष्ट्रपति, कई बार बता चुके हैं कि अनुच्छेद 75 के तहत, लेकिन अब वो समझिए अगर कथन कार्य एक सही, 2 सही, या इस तरह से क्वेश्चन घुमाता है, तो उसके लिए समझिए कि जब चुनाव होता है, क्या होता है? जब चुनाव होता है तो बहुमत दल के नेता हो। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति किसी को ही नहीं, अब आप समझिए डायरेक्ट जान गए, लेकिन प्रश्न घुमाता है, तो उसके लिए समझ लीजिए, पूरी तैयारी करके जाइए कि चाहे गोली इधर से आए, चाहे गोली इधर से आए, जब हम पूरी तैयारी से हैं तो हम सामना करने के लिए तैयार हैं। तो राष्ट्रपति सबको प्रधानमंत्री नहीं नियुक्त करेगा, इसको नियुक्त करेगा जैसे जब चुनाव होता है तो बहुमत दल के नेता को, किसको? बहुमत
दल के नेता। जिस दल का बहुमत बनेगा, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ तो जिस दल का बहुमत बनेगा उसी दल का जो नेता होगा, लोकप्रिय नेता होगा, उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने का ऑफर भेजेगा और उसी को शपथ दिलवाएगा। जैसे अभी चुनाव 2019 में लोकसभा का हुआ, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, तो वहाँ के बहुमत दल बीजेपी के मुख्य नेता माननीय श्री मोदी जी थे, उनको राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवाई गई, प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए बहुमत दल के नेता। यदि बहुमत नहीं बना है तो गठबंधन दल के नेता। किसको? गठबंधन दल के नेता। बात को समझिएगा कि यदि जैसे चुनाव हुआ 2019 में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी बहुमत दल के नेता सिद्ध हुए, प्रधानमंत्री ले लिए, यही काम खत्म हो गया। यदि बहुमत नहीं सिद्ध हो पाया तो दो पार्टियां या राज्य स्तरीय पार्टियां जोड़ के, जो उनके सांसद जोड़ के बहुमत पहुंचाने के लिए गठबंधन बनेगा। तो जो गठबंधन सिद्ध करेगा कि ये हमारे नेता हैं, उनको राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। अब समझिए, या तो बहुमत दल के नेता को या तो गठबंधन दल के नेता को। अगर ये बात जानते हैं तो प्रश्न पूछ लेता है, किसी का बहुमत नहीं होता है तो राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करेगा? तो जिसका लोकसभा, जिस गठबंधन दल के नेता को, जब गठबंधन बनेगी, मान लीजिए जो भी पार्टियां 2-3 पार्टी बनेगी, इसमें विचार होगा कि किसको बनाया जाए, तो जिसको पार्टी सब समझ निर्णय लेगी उसी को राष्ट्रपति बनाएगा। अब आप समझिए कि बहुमत और गठबंधन हो गया और राष्ट्रपति का कुछ स्वविवेक होता है और स्वविवेक का प्रयोग वह करता है, लेकिन उसमें मुख्य चीजें पार्टी और बहुमत और गठबंधन को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। अब समझिए, यदि तीसरा स्टेप जान लीजिए, राष्ट्रपति का विवेक, राष्ट्रपति का स्वविवेक, राष्ट्रपति का स्वविवेक। अब आप जान लीजिए, राष्ट्रपति के स्वविवेक का मतलब है कि यदि किसी का बहुमत नहीं सिद्ध होता है, गठबंधन दल के नेता को भी नहीं बना पाता है, तो स्वविवेक से वह पीएम बनने के लिए आमंत्रित कर सकता है। तो पीएम बनने के लिए, पीएम बनने के लिए बड़े दल को आमंत्रित कर सकता है, आमंत्रित कर सकता है। ये राष्ट्रपति का स्वविवेक है। यह बहुमत सिद्ध हो गया, यही बहुमत नहीं सिद्ध हुआ तो गठबंधन अगर उसके बाद नहीं हुआ तो राष्ट्रपति का स्वविवेक काम करता है कि यदि न बहुमत है न गठबंधन है तो पीएम बनने के लिए बड़े दल के नेता को आमंत्रित कर सकता है, लेकिन इसमें शर्त है कि 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर बहुमत सिद्ध करना होगा, बहुमत सिद्ध करना होगा। बात समझ रहे हैं कि बहुमत की बात है, गठबंधन के दल, बहुमत दल के नेता चुना या गठबंधन होगा तो उसमें बहुमत सिद्ध होगा। यदि न तो बहुमत बना न गठबंधन बनी तो स्वविवेक करते हुए जितनी पार्टियां चुनाव लड़ी है, जिसको सबसे ज्यादा मत मिला होगा उसको आमंत्रित कर सकते हैं कि आप अपना प्रधानमंत्री बनाइए। और यदि वह प्रधानमंत्री पद धारण करता है तो 1 माह के अंदर उसको अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। अब आप समझिए, तीसरी चीज, चौथी चीज, एक चीज और जान लीजिए तब उसमें मुख्य चीज और बताएंगे। चौथी, स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है कि पीएम स्वविवेक का ही प्रयोग कर सकता है यदि पीएम की मृत्यु हो जाती है।
आकस्मिक जो है आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो वह भी किसी अपने विवेक का प्रयोग करते हुए कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। अब आप समझिए जब पंडित नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी तो गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक नियुक्त किया गया था। कार्यवाहक जो है कार्यवाहक पीएम नियुक्त किया गया था, कार्यवाहक पीएम नियुक्त किया गया था। और किसने नियुक्त किया था? ज्ञानी जैल सिंह, जो हमारे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, इन्होंने नियुक्त किया था। ये तथ्य आप याद करके चलिएगा कि बहुमत के नेता गठबंधन स्वविवेक का प्रयोग एक बड़े दल को बुलाता है तो एक माह के भीतर बहुमत सिद्ध करना पड़ता है, लेकिन यदि किसी की आकस्मिक मृत्यु हो गई तो वह जो है किसी की कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। किसकी? कार्यवाहक, कि जब तक चुनाव नहीं होता या नया प्रधानमंत्री कोई बहुमत नहीं सिद्ध करता है या इस तरह के जो मामले आते हैं तब तक आप प्रधानमंत्री कार्य करिए, तो उसको कहते हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री। मतलब अभी कोई मौके प्रधानमंत्री नहीं है तो उसके कैबिनेट में जो सबसे सीनियर मंत्री होता है, वरिष्ठ होता है, जिसको लगता है कि कार्य संभाल सकता है, तो उसको कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। और राष्ट्रपति ने किया भी। जब पंडित नेहरू की नियुक्ति हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी, पंडित नेहरू की मृत्यु हुई थी, तो गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में ज्ञानी जैल सिंह ने नियुक्त किया था। अब आप समझिए, अब इतनी चीजें जो हैं वो आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री चुनाव संबंधी जितने भी पॉइंट बन सकते हैं, हमने इसको इसलिए पॉइंट वाइज बनाया है। इसको आप समझ लेंगे तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। अब सीधे सीधे प्रश्न पे आ जाइए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसका बहुमत दल में, जिसका बहुमत होता है, जो बहुमत दल का नेता होता है। नहीं होता गठबंधन तक आते आते काम समाप्त हो जाता है। ये एक विषम परिस्थिति है। अगर इस तरह का मामला आता है कि किसी का बहुमत है न गठबंधन है, तो यदि जिसको प्रधानमंत्री बनाएगा उसको 1 महीने बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। और आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। यदि आकस्मिक मृत्यु हुई और उसमें पूरा जो फाइनल है, अगर उसमें से उनका बहुमत है तो अपने जो वरिष्ठ नेता रहते हैं, वरिष्ठ मंत्री रहते हैं, उनको प्रधानमंत्री बना लेते हैं। यदि इस तरह की स्थिति नहीं बनती है तो कार्यवाहक नियुक्त किया जा सकता है, फिर अगला जब तक कार्यभार नहीं ग्रहण कर सकता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित मुख्य तथ्य रहा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित जितने भी पॉइंट हैं यहाँ आपको मिल सकते हैं। अब प्रधानमंत्री की शपथ, अब पीएम की शपथ। अब आप समझिए कि जितने भी प्रधानमंत्री होते हैं वो 2 शपथ लेते हैं। समझिए कि जितने भी मंत्री हैं, मंत्री का मतलब आप समझिए चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्री, चाहे राज्य मंत्री, कोई मंत्री है, ये 2 शपथ लेते हैं। एक पद की, एक गोपनीयता। यही प्रश्न ध्यान देना है। जितने विधिक पद हैं, राष्ट्रपति हुआ, हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेज हुए, या और भी राज्यपाल हुए या कैग हुए, जो भी है महान्यायवादी, सब एक ही शपथ लेते हैं। लेकिन हमारे जो मंत्री होते हैं, पद की एक गोपनीयता, पद की ये संविधान के प्रति, अपने काम के प्रति ईमानदारी, देश के प्रति निष्ठा, इन सब की शपथ है लेते हैं। शपथ आप लोग जान रहे हैं, उसमें पूरा शपथ एक टू जेड लाइन बताने की जरूरत नहीं है, और वो बस आप जहाँ से पढ़ रहे हैं उसको आप पढ़ लीजिए, उसको बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से आप जानते रहे, पद की जब शपथ लेते हैं तो संविधान के प्रति, कानून के प्रति, ईमानदारी, अपनी देश के प्रति, इस सब की शपथ लेते हैं। और गोपनीयता का मतलब होता है कि अपने पद की गोपनीयता,
गोपनीयता का मतलब है कोई बात गोपनीय है। ये प्रधानमंत्री हैं, उनकी कैबिनेट, प्रधानमंत्री सभी मंत्री लेते हैं, अगर उनकी जो पद है उसकी गोपनीयता का मतलब है कोई काम करने जा रहे हैं तो गोपनीयता बनाए रखते हैं कि जब तक काम ना हो जाए उसको हम किसी से बताएंगे नहीं, तो उसकी भी शपथ लेते हैं। पता लगा कि हमारी सरकार है, हम जो है अपना जो है कि उसमें मुख्य रूप से हम ये काम करना है, अब हम लोग मीटिंग कर लिए, जितने मंत्री हैं इन्हीं के द्वारा कानून पास होना है, ओपन कर दिए, विरोध होने लगा। तो कहने का मतलब है गोपनीयता की भी शपथ लेते हैं कि पद अपने काम के प्रति ईमानदारी और अपने जो वहाँ मीटिंग करके आए हैं उसकी भी शपथ लेते हैं कि हम पब्लिकली इसको ओपन नहीं करेंगे। 2 शपथ लेते हैं, इसको आप समझ लीजिए। अब शपथ हो गया, अब अगला आपको बचता है कि कार्यकाल। सीधे सीधे 5 वर्ष प्रश्न बनता है, कार्यकाल 5 वर्ष। लेकिन हमने आपको बताया थे 75-2 में कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है यदि वह अपनी शर्तें नहीं पूरा करते हैं। यदि बहुमत सिद्ध हो गया, 1 माह के अंदर जो है वो 1 माह के अंदर अपना बहुमत नहीं सिद्ध किए तब हटा सकता है, या उनका बहुमत गिर जाए तब हटा सकते हैं, और इसमें बहुमत खत्म हो जाए तब हटा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि उसके ऊपर कंडीशन है, हमेशा हटा नहीं सकते। जब तक बहुमत सिद्ध है, कार्यकाल नहीं पूरा है, तब तक राष्ट्रपति उनको हटा नहीं सकता है। तो कहने का मतलब है कि कई चीज़ें हैं कि जैसे अगर आप मंत्री पद की शपथ ले लिए, आप लोकसभा राज्यसभा के सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर सदस्यता नहीं लेते हैं, तब वो हटा सकते हैं। यदि कोई प्रधानमंत्री बन गया तो उसे लोकसभा राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है, अगर वो नहीं बनता है तब हटा सकते हैं। तो कंडीशन है। तो कहने का मतलब कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यदि वह अपने जो उनके नियम है प्रधानमंत्री पद की जो शर्तें हैं उसको पूरा नहीं करता है तो उसको हटा सकते हैं। अगला, इनका जो पीएम का जो हमारा वेतन है, इनका वेतन जो संसद को वेतन दिया जाता है वही वेतन इनको दिया जाता है। संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते आवास सब दिए जाते हैं। तो बस इतना, सीधे वेतन विषय में बहुत नहीं जानने की जरूरत है, बस इतना जानिए कि संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते आवास सुविधा सब इनको निर्धारित किया जाता है। अब आप समझ लीजिए, हम आपको बताएं क्या क्या। एक चीज और इम्पोर्टेंट बचा है, हम आपको इनकी नियुक्ति बता दिए हैं, राष्ट्रपति करता है। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और शपथ आपको जो है इनकी शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री की शपथ राष्ट्रपति। सीधे आप एक शब्द यही याद कर लीजिए कि इनकी जो शपथ जो है वो राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। तो कहने का मतलब है कि इनकी शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाता है। पद और गोपनीयता, 2 चीज इसको बता ही चुके हैं। अब कार्यकाल बता ही दिए 5 वर्ष, और को अगर वो कंडीशन नहीं फॉलो करते हैं तो राष्ट्रपति उनको हटा भी सकता है। और लेकिन उसमें कंडीशन एक बहुमत खो जाए, अपनी सदस्यता जैसे लेने के बाद मंत्री बनने के बाद लोकसभा राज्यसभा सदस्य नहीं बने तब, इस तरह से इनका वेतन। अब एक चीज समझिए कि जब कोई, पहली चीज इम्पोर्टेंट चीज है जिसको आप समझ लीजिए कि यदि कोई सांसद चुन के जाता है मंत्री बन सकता है, राज्यसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, ठीक। यदि कोई व्यक्ति जो न लोकसभा का सदस्य है न राज्यसभा का सदस्य है, यदि वह मंत्री बनता है, कौन? यदि मंत्री बनता है, कहने का मतलब मंत्री में पीएम भी आपका आ गया। मंत्री का मतलब हो प्रधानमंत्री हो चाहे अन्य मंत्री हो, यदि मंत्री बनता है लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर उसे सदस्यता लेना होगा।
तो कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री मंत्री बनता है, लोकसभा सदस्य तब भी बन सकता है, राज्यसभा सदस्य तब भी बन सकता है। यदि वह नहीं बनता है तो वह उसको हटा दिया जाएगा। राष्ट्रपति वही प्रसाद पढ़ने वाला मामला लागू हो जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। अब आप समझिए कि हमारे पीएम जो राज्यसभा के सदस्य हैं, जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। नंबर 1 इंदिरा गांधी। ये प्रश्न पूछ भी सकता है कि हमारे कौन कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा सदस्य, जैसे मोदी जी बनारस जीत गए, ऐसे बहुत प्रधानमंत्री जो हुए किसी न किसी सीट से, हमारे पंडित नेहरू थे फूलपुर से जीतते थे, तो इसी तरह किसी न किसी सीट से जीतते थे। लेकिन जैसे इंदिरा गांधी चुनाव नहीं लड़ी, अब कांग्रेस को बहुमत मिल गया, बहुमत दल की नेता थी, तो इन प्रधानमंत्री बन गए, 6 माह के अंदर राज्यसभा सदस्यता ले ली। देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा, ये भी जो है राज्यसभा के सदस्य थे। और माननीय मनमोहन सिंह जो कांग्रेस या यूपीए की सरकार थी 10 साल लगातार, तो राज्यसभा के सदस्य रहकर प्रधानमंत्री कार्यकाल पूरा किए थे। तो कहने का मतलब है कि अब आप समझिए कि इसमें जो है मुख्य रूप से प्रश्न ये भी बन जाता है, ये भी क्लियर हो गया, आपके 6 माह के अंदर सदस्य हो गए। अब इसमें जो है पूछते हैं कि हमारे कौन कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। तो इसमें एक सही दो सही, इस तरह से इंदिरा गांधी दे देगा, मनमोहन दे देगा, यहाँ देगा, कोई और दे देगा, पंडित नेहरू दे देगा, तो इसमें इस तरह से रहेगा। लेकिन आप जानिए कि हमारी इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा और मनमोहन सिंह, 3 लोग हमारे राज्यसभा के सदस्य रहकर प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा किए हैं। मुख्य रूप से यह रहा प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। अब इसमें जो बचा हुआ है उसको हम आपको, जैसे उनके अधिकार क्या हैं, उनसे संबंधित कुछ अन्य मुख्य परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है, कौन कौन से मुख्यमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं, और प्रधानमंत्री का क्रम, ये जो चीजें बची हैं इसको हम अगले वीडियो में आपको देंगे। जय हिंद।